गोवर्धन पूजा के अवसर पर सीएम धामी ने की गौ माता की पूजा। कहा यह पर्व भक्ति, प्रकृति संरक्षण और पशुधन के सम्मान का है प्रतीक। भगवान कृष्ण ने गोवर्धन धारण के समय दिया था प्रकृति संरक्षण का संदेश। गंगोत्री धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद। 11:36 पर बंद हुए धाम के कपाट। मां गंगा की डोली मुखवा के लिए हुई रवाना। मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने केदारनाथ पहुंचकर किए बाबा केदार के दर्शन। पुनर्निर्माण और विकास कार्यों का किया स्थलीय निरीक्षण। अधिकारियों को व्यवस्था बनाए रखने के दिए निर्देश। कल भाई दूज पर बंद होंगे बाबा केदार के कपाट। आज पंचमुखी डोली को मंदिर में किया गया विराजमान। 12 क्विंटल फूलों से सजाया गया बाबा केदार का धाम। नमस्कार, IND 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। चलिए सीधा रुक करेंगे खास खबरों की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गोवर्धन पूजा के पावन अवसर पर गौ माता का पूजन कर उनकी सेवा की। उन्होंने कहा कि यह पर्व भक्ति, प्रकृति संरक्षण और पशुधन के सम्मान का प्रतीक है। भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत की धारण लीला के माध्यम से यह संदेश दिया कि प्रकृति की रक्षा ही सच्ची भक्ति है। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों के सुख, शांति और समृद्धि की कामना करते हुए सभी को गोवर्धन पूजा की शुभकामनाएं भी दी। शीतकाल के लिए विधि विधान से मां गंगोत्री धाम के कपाट बंद हुए। सुबह ठीक 11:30 बजे पंडा पुरोहितों और तीर्थ पुरोहितों की मौजूदगी में मां गंगा की भव्य पूजा अर्चना के बाद कपाट बंद किए गए। पूरे 6 महीने तक मुखवा गांव में शीतकालीन प्रवास पर मां गंगा रहेंगी, जहां प्रतिदिन विशेष पूजा और आरती होगी। धाम में इस साल श्रद्धालुओं की अभूतपूर्व भीड़ उमड़ी। कुल 7,57,762 श्रद्धालुओं ने मां गंगा के दर्शन किए। आपको बता दें कि अब तक का रिकॉर्ड भी टूटा है। कपाट बंद होते ही गंगोत्री धाम परिसर में भक्तों की आंखें नम हो गई। जय मां गंगे के जयकारों से धाम का वातावरण गूंज उठा। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस से पहले उत्तराखंड सरकार ने विकास की दिशा तय करने के उद्देश्य से विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने का निर्णय लिया है। राज्य के रजत जयंती साल के अवसर पर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने 3 और 4 नवंबर 2025 को उत्तराखंड विधानसभा का विशेष सत्र आहूत करने की मंजूरी दी है। इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सत्र के आयोजन स्थल पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि यह सत्र यदि गैरसैंण के भराड़ीसैंण में आयोजित होता तो ये और अर्थपूर्ण होता। हालांकि उन्होंने सरकार के निर्णय का स्वागत करते हुए विशेष सत्र के सफल आयोजन की शुभकामनाएं भी दी। सत्र की कार्यवाही और संभावित विपक्षी भूमिका पर बोलते हुए हरीश रावत ने आगे कहा कि हंगामा भी संसदीय जीवन का एक हिस्सा है। उन्होंने उम्मीद जताई कि आगामी विशेष सत्र में राज्य के भविष्य से जुड़े मुद्दों पर सार्थक चर्चा होगी और ये सत्र वास्तव में उत्तराखंड के विकास की दिशा तय करेगा। पार्लियामेंट्री लाइफ का एक हिस्सा है। जन सरोकारों के मुद्दों पर विपक्ष कुछ सवालों को उठाते हैं, हाँ, उससे हंगामा होता है। वो हंगामा भी एक मंथन है, एक भावना है लोगों की, जो लोगों तक वहां तक पहुंचती है। तो इसलिए सदन का जो है सत्र का स्थगन करना ये उचित नहीं है। आप दूसरे दिन फिर अवसर देते, तीसरे दिन फिर अवसर देते, ताकि जिस विषय में चर्चा चाह रहे हैं उस विषय में चर्चा भी हो जाए और दूसरे विषय जो आप चाहते हैं लेकर के आए हैं उन पर भी चर्चा हो जाए। अब चर्चा से आप भागेंगे, लोकतंत्र को उससे शक्ति नहीं मिलेगी।
खबर है उधम सिंह नगर के बाजपुर से है, जहां ग्राम चकरपुर में कुछ युवक गांव के नजदीक खाली मैदान में क्रिकेट खेल रहे थे। इसी बीच गेंद इंद्रजीत के धान के खेत में चली गई। इसको लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी हो गई। आरोप है कि क्रिकेट खेल रहे युवकों में से 2 युवकों ने इंद्रजीत पर बैट आदि से हमला किया था। दौड़कर पहुंचे अन्य ग्रामीणों ने किसी तरह मामला शांत करवा दिया। वहीं दूसरे पक्ष के यादराम पुत्र परमेश्वरी का कहना है कि इस घटना के थोड़ी देर बाद इंद्रजीत और देवराज अपने 8-10 साथियों को लेकर उसके घर में घुस गए और गाली गलौज करते हुए परिवार की महिलाओं से अभद्रता कर दी। विरोध करने पर मारपीट पर उतारू हो गए। वहीं इस मामले को लेकर कोतवाली पहुंचे दोनों पक्षों ने एक दूसरे के विरुद्ध तहरीरें दी है। कोतवाली में भी जब दोनों पक्षों का आमना सामना हुआ तो उनमें वहां भी विवाद शुरू हो गया और तीखी बहसबाजी होने लगी। पुलिस ने किसी तरह मामला शांत कराया। साथ ही 2 युवकों को पूछताछ के लिए कोतवाली में बैठा लिया गया। आपको बता दें कि मारपीट की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। यूके SSSC परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने युवाओं की मांग को स्वीकार करते हुए सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं, तो वहीं कांग्रेस अभी भी सीबीआई जांच का मुद्दा बुनने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस के आरोपों पर भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान का कहना है कि कांग्रेस सीबीआई जांच को लेकर दुविधा में है। विपक्ष नहीं चाहता था कि सीबीआई जांच हो। कांग्रेस ने हमेशा राजनीतिक रोटियां सेकने का काम किया है और लोगों को गुमराह किया, जबकि धामी सरकार हमेशा से युवाओं की समर्थक रही है। सरकार ने युवाओं के हित में फैसला लिया है और आगे भी युवाओं की बेहतरी के लिए सरकार काम करेगी। सीबीआई जांच को लेकर के कांग्रेस पार्टी दुविधा में है और कांग्रेस पार्टी कभी भी युवाओं के आंदोलन की समर्थक नहीं रही है और कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती थी कभी कि सीबीआई की जांच हो। वो सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए प्रदेश के अंदर लोगों को गुमराहित, युवाओं को गुमराहित करने का प्रयास कर रही थी। इसके अलावा उनके पास कभी युवाओं को लेकर के उनके सकारात्मक उनके बारे में सोचे, या ऐसी कभी कांग्रेस पार्टी की सोच नहीं रही है। इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी कभी बेरोजगारों से प्रश्न कर रही है, कभी सरकार से प्रश्न कर रही है, तो उन्हें अपनी क्लियर स्टैंड को ये करना चाहिए कि वो आखिर चाहती क्या है। मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने केदारनाथ धाम पहुंचकर भगवान बाबा केदारनाथ के दर्शन किए और धाम परिसर में चल रहे पुनर्निर्माण एवं विकास कार्यों का विस्तृत स्थलीय निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने धाम क्षेत्र में विभिन्न फेजों में चल रहे निर्माण कार्यों की प्रगति, गुणवत्ता और कार्य निष्पादन की समीक्षा की। मुख्य सचिव ने जिलाधिकारी प्रतीक जैन से धाम में चल रहे सभी कार्यों की विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी निर्माण कार्य में गुणवत्ता, सौंदर्य और धार्मिक आस्था का विशेष ध्यान रखा जाए। उन्होंने कहा कि कल 23 अक्टूबर को बाबा केदारनाथ के कपाट शीतकाल के लिए बंद होने जा रहे हैं। उन्होंने निर्देश दिए कि कपाट बंद होने के बाद भी धाम क्षेत्र में सुरक्षा, सामग्री संरक्षण और बर्फबारी की स्थिति में कार्यों के रखरखाव को लेकर पूरी तैयारी रखी जाए। मुख्य सचिव ने यह भी कहा कि अभी से ही अगले यात्रा सत्र 2026 की तैयारी प्रारंभ कर दी जानी चाहिए। उन्होंने संबंधित विभागों को निर्देशित किया कि सभी व्यवस्थाओं की पूर्व योजना तैयार की जाए ताकि अगले यात्रा सीजन में यात्रियों को और भी बेहतर सुविधाएं मिल सके। इस बार देखिए काफ़ी संख्या में तीर्थालु आए हैं इस सीजन में और कल बाबा केदार का कपाट बंद हो रहा है। जितने कार्य चल रहे हैं सबों का भौतिक निरीक्षण किया गया और हमारी कोशिश रहेगी कि आगामी सीजन प्रारंभ होने के पहले सारे कार्य हमारे पूरे हो जाएं। प्रदेश भर में दिवाली का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, तो वहीं इस बीच प्रदेश भर में पटाखों से भारी प्रदूषण भी देखने को मिला। इसको लेकर उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने प्रदूषण का आंकड़ा जारी किया। इस बात पर उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव डॉक्टर पराग मधुकर धकाते ने कहा कि पहाड़ी शहरों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 50 से 100 के बीच में रहा है, जो संतोषजनक है और इनमें ऋषिकेश और टिहरी शहर शामिल है। साथ ही उन्होंने कहा कि देहरादून, रुड़की, काशीपुर और हल्द्वानी जैसे मैदानी क्षेत्रों में AQI में बढ़ोतरी पाई गई, जो 101 से 200 के बीच रहा है।
पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा दिवाली के 7 दिन पहले और दिवाली के 7 दिन बाद एक पूरे 2 सप्ताह का जो पूरा पोल्यूशन और एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग के लिए स्टेशंस लगाए गए, 17 स्टेशंस स्थापित किए गए हैं, जिसमें कंटिन्यूस एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन है 3 हमारे, और साथ में बाकी अन्य 17 लोकेशंस पे मैनुअल हमारी मॉनिटरिंग चल रही है। यहाँ पे मुख्य रूप से जो दिवाली के एक्यूआई बढ़ने की जो एक प्रवृत्ति रहती है, उसमें मुख्य रूप से हमारे जो पहाड़ के शहर है उसमें हमारा एक्यूआई सेटिस्फैक्ट्री लेवल का रहा, जो 50 से 100 के बीच में रहा है, जिसमें ऋषिकेश और टेहरी जैसे जनपद भी है जिनका एक्यूआई आपका 100 से नीचे रहा है। लेकिन देहरादून, रुड़की, हल्द्वानी और काशीपुर ऐसे सिटीज है जो मैदान के जो क्षेत्र है उसका एक्यूआई हमारा मॉडरेट रहा है। मॉडरेट मतलब 101 से लेकर 200 के बीच में रहा है। जैसे काशीपुर का 167 168 रहा है, उस अनुसार 190 के आसपास आपका रुड़की का भी रहा है। तो यहाँ पे थोड़ी सी बढ़ोतरी पाई गई थी वहाँ पे, लेकिन ओवरऑल एक जन जागरूकता लोगों में फैली है। ग्रीन क्रैकर्स का यूज भी लोगों ने किया है। साथ ही में जो नगर निगम है और अन्य स्टेक होल्डर्स हैं उनके द्वारा विविध प्रकार के पोल्यूशन रोकने के लिए, धूल को कम करने के लिए जो गतिविधियां की गई वो प्रभावी रूप से की गई है। छठ पूजा को लेकर बिहारी महासभा ने तैयारियां कर ली है। हर साल की तरह इस साल भी बिहारी महासभा छठ पूजा का आयोजन करेगा। टपकेश्वर मंदिर और अन्य घाटों में पर्व को लेकर साफ सफाई से लेकर तमाम व्यवस्थाएं की जा रही है। बिहारी महासभा के प्रदेश अध्यक्ष ललन सिंह का कहना है कि छठ को लेकर तैयारियां की जा रही है। घाट सफाई, डीजे चेकिंग रूम से लेकर कई व्यवस्थाएं की जा रही है जिससे लोगों को फायदा मिल सके। करीब 5 जगह पर इजा छठ पूजा के व्यवस्था बिहारी महासभा द्वारा कल जाता। एकरा में टपकेश्वर, चंद्रबनी, सहजधारा में माल देवता, ऐसे करके करीब 5 जगह छठ पूजा के व्यवस्था बाटे। करीब सभी तैयारी खातिर आज बैठक भी भइल है। एकरा में सब निर्णय भइल कि कैसे कैसे का व्यवस्था रही, चाहे या साउंड के व्यवस्था बा, छठ व्रतिया के कोई दिक्कत ना होके, चेंजिंग कपड़ा चेंज करे खातिर दिक्कत थोड़ा नहाए के बाद तो ओकर व्यवस्था कल जाई। कोनो व्यवस्था ना हो सके चक्कर में प्रशासन से बहुत बातचीत भइल है। प्रशासन के पूरा सहयोग मिली, ऐसा आश्वासन वजह से मिलल बा प्रशासन से, और सब घाट पे प्रशासन के पूरा एक पिकेट बना के लोग रही वहाँ पे, और व्यवस्था में सहयोग के पूरा जिला प्रशासन से पूरा आश्वासन मिलल रही जा। बड़े पैमाने पर 5 घाट में से व्यवस्था कल गई है कि एक जगह ज्यादा भीड़ ना हो और बड़ा व्यवस्थित तरीके से कार्यक्रम हो जाए। अगली बार हर साल की भांति पिछले जैसे छठ पूजा का आयोजन बिहारी महासभा करते आई है, इस बार भी उसी तहत 5 जगहों पे छठ पूजा की तैयारी किया जा रहा है, जिसमें मुख्यतः शुरू हमारा टपकेश्वर महादेव मंदिर से शुरू हुआ था। वहीं से टपकेश्वर मंदिर में घाटों की व्यवस्था बनाना, साफ सफाई कराना, और वहाँ पे गाय का दूध में गुड़ और अरवा चावल का खीर बना करके व्रती दिन भर उपवास के बाद शाम में प्रसाद ग्रहण करते हैं, और उसके बाद सारा परिवार और उनके मित्रजन, आसपास के लोग वो प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। उसके बाद निराजली उपवास शुरू हो जाता है। उस प्रसाद ग्रहण करने के बाद व्रतियों को जल भी ग्रहण करना नहीं होता है। 36 घंटे का उपवास होता है। पूजा का समापन किया जाता है, तब व्रती जल ग्रहण करके व्रत को तोड़ती है, उसको पारण बोलते हैं। देश प्रदेश के साथ ही चंपावत जिले में दीपावली पर्व के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा पर्व को पारंपरिक एवं धार्मिक रूप से हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर जिले के विभिन्न स्थानों पर गौ पालकों द्वारा विधि विधान से गायों की पूजा अर्चना कर, फल फूलों की माला पहनाकर उन्हें विभिन्न तरह के पकवान खिलाए और गौ माता का आशीर्वाद लेते हुए सुख समृद्धि की कामना की। इस अवसर पर जिले के कामधेनु वात्सल्य सदन, मड़ पसोली, चमल देवल गौसदन, टनकपुर गौसदन, गरसाड़ी पार्टी में विभिन्न गौसदन संचालकों द्वारा पशु बाड़ी की साफ सफाई कर पशु स्वास्थ्य की जांच कराने के साथ ही उनकी पूजा अर्चना की गई। इसके अलावा खेती खान, लोहाघाट और चंपावत क्षेत्र के गांव पालकों ने गोबर से गोवर्धन पर्वत पर बने भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति की पूजा अर्चना की। साथ ही गौवंशों की पूजा अर्चना कर उन्हें विशेष पकवान भी खिलाए गए। वहीं लोहाघाट के सीमांत क्षेत्र के कामधेनु वात्सल्य गौसदन के संचालक शंकर दत्त पांडे बताते हैं कि गोवर्धन पूजा के दौरान उनके गौसदन में गायों की पूजा अर्चना कर उन्हें वस्त्र, मालाएं और खूंट पहनाए गए हैं। वात्सल्य सेवाधाम ट्रस्ट में
निराश्रित गौवंशों का जो गौ पूजन महोत्सव है यह किया जा रहा है। यहाँ पे लगभग 350 गौवंश निवास कर रहे हैं, जिनका गोवर्धन पूजा के इस पावन पर्व पर गौ महोत्सव की जो परंपरा है उसको किया जा रहा है और गौ को आज नए वस्त्र और माला, पुष्प और इनका खाद्य पकवान आदि खिलाया जाता है। मेरे द्वारा जो हमारा ट्रस्ट है माँ कामधेनु वात्सल्य सेवाधाम ट्रस्ट, ग्राम मड़ पसौली पथरानी, ग्राम पंचायत धौनी सिलंग में विद्यमान है। लगभग हम ये 18 साल से गौ सेवा का जो हमने कार्य किया है, इसमें तमाम लोगों के द्वारा दूध दोहने के बाद सड़कों पे और नगर कस्बे में निराश्रित के तौर पर छोड़ा जाता है। दिवाली के पावन अवसर पर जिलाधिकारी मनीष कुमार देर रात टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग के स्वाला डेंसर जोन पहुंचे, जहां उन्होंने सड़क निर्माण एवं रखरखाव कार्य में लगातार जुटे जेसीबी ऑपरेटरों और कर्मचारियों से मुलाकात की। उन्होंने मिठाई वितरित कर सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं दी और उनके कार्य के प्रति आभार व्यक्त किया। इस दौरान जिलाधिकारी मनीष कुमार ने कहा कि आप सभी ने पूरे मानसून सीजन के दौरान प्रतिकूल परिस्थितियों में दिन रात फील्ड में रहकर जोखिम उठाते हुए सड़क को सुचारू बनाए रखने में जिस समर्पण और जिम्मेदारी का परिचय दिया है वो प्रशंसनीय है। जिलाधिकारी ने सभी को सुरक्षित कार्य करने और सौहार्द, सहयोग और सकारात्मकता के साथ आगे भी जिले के विकास में योगदान देने का आह्वान किया है। कर्मचारियों ने जिलाधिकारी द्वारा दी गई शुभकामनाओं और आत्मीय व्यवहार के लिए आभार व्यक्त किया और कहा कि ये प्रेरणादायक पहल उन्हें और अधिक ऊर्जा और समर्पण के साथ कार्य करने के लिए उत्साहित करती है। देहरादून में जिलाधिकारी सविन बंसल ने आपदाग्रस्त क्षेत्र सेरा गांव सहस्त्रधारा में जिले के आला अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करते हुए ग्राउंड जीरो पर समीक्षा की। आपदा में क्षतिग्रस्त हुई विभिन्न विभागों की परियोजनाओं और सड़क आदि रेस्टोरेशन कार्य का फीडबैक भी लिया। डीएम ने सभी विभागों के अधिकारियों को मौके पर ही तलब करते हुए विभागवार पुनर्निर्माण कार्यों की गहन समीक्षा की। इस दौरान जिलाधिकारी ने उपस्थित स्थानीय निवासियों, क्षेत्र के स्थानीय जनप्रतिनिधियों से विस्तार पूर्वक निर्माण कार्यों की स्थिति की जानकारी लेने के साथ ही क्षेत्रवासियों की समस्याओं को सुनते हुए संबंधित विभागों के अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन कार्यों के आकलन रह गए हैं उन्हें प्राथमिकता के आधार पर लॉन्ग लोकेशन के साथ 1 सप्ताह के भीतर अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व को प्रस्तुत करें। मझेड़ा और जो हमारी जो ऊपर की बेल्ट है सिरोना, छमरौली, फुलेत, ये एरिया अत्यंत प्रभावित हुआ था। यहाँ पे हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी थी कि जो सर्च एंड रेस्क्यू अभियान, जो लाइफ लॉसेस हैं, एसेट लॉसेस हैं, उनको प्रिवेंट करना। कोई स्ट्रैंडेड हैं लोग, उनको इवैक्यूएट करना, जिनके घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं या वल्नरेबल हो गए हैं, उनको सेफ लोकेशंस पे सेटल करना और उसके बाद उनकी जो राशन सप्लाईज हैं, मेडिकल इमरजेंसीज हैं, उनको एड्रेस करना। लक्सर क्षेत्र में रात के अंधेरे में अवैध खनन का खेल धड़ल्ले से जारी है। त्योहारों के चलते लक्सर क्षेत्र में अलग अलग स्थान पर धड़ल्ले से अवैध खनन का खेल चल रहा है। बाणगंगा में देर रात, रायसी, टांडा, महतोली और प्रतापपुर में रात भर अवैध खनन का खेल चला। तहसील प्रशासन और पुलिस की नाक के नीचे धड़ल्ले से ये खेल चल रहा है। रात के अंधेरे में खनन माफिया ने हजारों टन अवैध खनन कर राजस्व विभाग को लाखों रुपए का चूना लगाया। मामले में विभाग की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। लंढौरा पुलिस अलर्ट मोड पर है। पुलिस और प्रशासन ने उन गन्ना कोल्हुओं पर निगरानी बढ़ा दी है जहां ईंधन के रूप में रबर, प्लास्टिक और कपड़ा जलाकर प्रदूषण फैलाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि पिछले महीने प्रशासन ने ऐसे कई
कोल्हुओं को सील किया था जो वातावरण में जहर घोल रहे थे। इसके बावजूद कुछ गन्ना कोल्हू मालिक नियमों की अनदेखी कर रहे हैं। बीते दिनों पुलिस ने हरियाणा नंबर का ट्रक पकड़ा था जो रबड़ और प्लास्टिक से भरा हुआ था। एक बार फिर पुलिस ने उत्तर प्रदेश नंबर का एक ऐसा ही ट्रक लंढौरा क्षेत्र में पकड़ लिया है। पुलिस ने ट्रक को सीज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। हरिद्वार वन विभाग ने सर्प तस्करी के मुख्य आरोपी नितिन कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को विभाग की विशेष टीम ने नारसन क्षेत्र में दबिश देकर सर्प विष सहित पकड़ा। 9 सितंबर को रुड़की बीट के खंजरपुर में वन विभाग ने छापेमारी के दौरान 70 कोबरा और 16 रसल वाइपर बरामद किए थे। उस समय नितिन फरार हो गया था। उस पर कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। डीएफओ पूनम कैंथोला के निर्देशन में 3 टीमों ने उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और दिल्ली एनसीआर में दबिश दी। मुखबिर की सूचना और डिजिटल ट्रैकिंग से नितिन तक पहुंच बनाकर उसे गिरफ्तार किया गया है। छापेमारी की गई थी जिसमें 86 सांपों को बरामद किया गया था। इसमें जो मुख्य अभियुक्त हैं, जो ये सर्प विष संग्रहण केंद्र को संचालित कर रहा था, नितिन कुमार, ये फरार चल रहा था। तो इस कार्रवाई में 16 सितंबर को जो इस केंद्र का जो केयर टेकर था विष्णु पंत, उसकी गिरफ्तारी की गई थी और उसके बाद नितिन कुमार के लिए लगातार दबिश दी जा रही थी। नॉन बेलेबल वारंट भी जारी किए गए थे माननीय सीजीएम के द्वारा। इसमें नितिन कुमार की गिरफ्तारी हुई है और इससे हमने स्नेक वेनम भी बरामद किया है। लोहाघाट क्षेत्र के प्रसिद्ध रिकेश्वर मंदिर में चोरी कर रहे चोर को महंत पुजारी और भक्तों ने चोरी करते हुए रंगे हाथों दबोच लिया, पुलिस के हवाले कर दिया। पूर्व में भी ये शातिर मंदिर से 2 बार चोरी कर चुका है। मंदिर के पुजारी लक्ष्मण पुजारी और महंत रमेश गिरी और मोहन गिरी ने बताया कि ये शातिर व्यक्ति पूर्व में भी मंदिर में 2 बार चोरी कर चुका है। उन्होंने बताया कि कल रात ये व्यक्ति मंदिर में घुस गया था और इसके द्वारा भैरव धूनी का ताला तोड़कर मंदिर से 3 कट्टों में सामान भर लिया गया था और दान पात्र का ताला भी तोड़ दिया गया था। कुछ भक्त मंदिर में दर्शन और साफ सफाई के लिए आए तो उन्हें भैरव धूनी के भीतर से आवाज आई। उन्होंने देखा भीतर चोर आराम से सोया हुआ था। भक्तों ने तुरंत बाहर से दरवाजा बंद कर चोर को बंद कर दिया। उन्हें सूचना दी गई। इसके बाद वो लोग मंदिर आए और पुलिस को सूचना दी गई। उन्होंने बताया कि सूचना पर पुलिस ने शातिर को गिरफ्तार किया है। यहीं रुका था। दान पात्र पेटियां सब तोड़ी हैं। जो भी दिए बत्तियां सब जो है बैग कट्टे में भर के ले जा रहा। 3 कट्टों में भरे थे इसने और अब गए हैं पुलिस वाले, उसको लेके गए हैं घर। वो अंदर उसको शायद नींद आ गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि साइबर क्राइम रोकना राज्य सरकार की प्रमुख प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि साइबर अपराधों का सामना करना चुनौतीपूर्ण है क्योंकि अपराधी अक्सर प्रणाली को चकमा देने की कोशिश करते हैं। मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि इस दिशा में आवश्यक संसाधन कमी नहीं आने देंगे और सरकार पूरी तत्परता के साथ साइबर अपराधों से निपटने का कार्य कर रही है। हमारी प्राथमिकता है, चूंकि इस समय साइबर अपराधों का हमें बहुत सामना भी करना पड़ता है। अनेक चुनौतियां आती हैं। कई बार ऐसे अपराधी बिल्कुल व्यवस्था को चकमा देने का काम करते हैं। ऐसे में जो भी आवश्यक संसाधन है उसमें कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। उसको हम प्राथमिकता से करेंगे। खाद्य सुरक्षा विभाग के उपायुक्त राजेंद्र सिंह रावत ने कहा कि आजकल फास्ट फूड तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। जगह जगह इसकी बिक्री बढ़ रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी को खाने से नहीं रोका जा सकता, लेकिन यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि खाने की चीजें हाइजीनिक हो। रावत ने पेरेंट्स से अपील की है कि वे बच्चों को समझाएं कि किसी भी चीज का अत्यधिक सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। उन्होंने कहा कि जितना स्वास्थ्य आहार लिया जाएगा उतना ही स्वास्थ्य संबंधी जोखिम और खर्च कम होगा। विभाग इस दिशा में लगातार कार्रवाई कर रहा है। खाने से तो रोक नहीं सकते, लेकिन वो अनहाइजीनिक नहीं हो, इस पर विभाग अपनी कार्रवाई करता है। बच्चों को
पेरेंट्स से मेरा अनुरोध है कि बच्चों को खुद समझाएं कि बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ का अति सर्वत्र वर्जित, किसी भी चीज़ को ज़्यादा खाएंगे तो वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ये मेडिकल डिपार्टमेंट भी खुद ही कहता है। एक क्लियर कट एक लाइन है कि आप जितना अच्छा खाएंगे उतना आपका स्वास्थ्य का बजट कम होगा। इसलिए मैं कहता हूँ स्वस्थ आहार और जीवन का आधार, इस पर कार्य करें। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।